जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है? ये वो वाला डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में स्पेस में कवर करती है। कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, यानी हमने ये बताना है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो डेटा में हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा। डेटा में आपके पास है सबसे पहले तो टाइम हमें कितना गिवन है। एक तरह से टाइम गिवन है 1 ईयर 365 डेज, और 365 डेज को हम बड़ी आसानी से सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 24, 60 और 60 से मल्टीप्लाई करके आप इस वैल्यू को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सेकंड वाली वैल्यू आपके पास आएगी वो ये है 31536,000 सेकंड्स। और इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप जानते हैं डेसिमल जब ना लिखा हो तो बिल्कुल एंड पे होता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 डिजिट्स अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो आपके पास हो जाएगा 3.154 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। ये 3 की जगह 4 इसलिए आया क्योंकि हमने 6 को ड्रॉप किया है और 6 5 से बड़ा था, इसको ड्रॉप किया तो 3 बढ़ के 4 हो गया। तो ये आपके पास टाइम है सेकंड में। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, ये हम सब जानते हैं, आपको ये जुबानी याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, बड़ी ही आसानी से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का बेसिक फार्मूला तो हम जानते हैं, स्पीड के बेसिक फार्मूला से हम डिस्टेंस का फार्मूला बना सकते हैं। हम जानते हैं स्पीड का जनरल फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पर मैं डिस्टेंस को एस से जाहिर कर रहा हूँ। डिस्टेंस फिर किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्पीड को यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, और टाइम जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था सेकंड में 3.14154 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। अब ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये SI यूनिट यानी मीटर में आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर। ये आपके पास एक लाइट ईयर की वैल्यू आ गई, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में ये बनाए भी हैं। फिर वो कह रहे हैं हाउ मेनी नैनो सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर एंड हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। ये सारा कुछ हमने फाइंड करना है। डेटा में आपके पास आ जाएगा सेकंड्स इन 1 ईयर जो रिक्वायर्ड है। पार्ट बी में एक ईयर में कितने नैनो सेकंड्स है ये रिक्वायर्ड है, और पार्ट सी में एक सेकंड में कितने ईयर्स है ये रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन को बड़ी ही आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं पहले से ही आपके लिए लिख चुका हूँ। जैसे 1 ईयर हम जानते हैं 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। इसी तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको करवा के आया हूँ। फिर वो कह रहे हैं इक्वेशन 1 जो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज है, हम डे की जगह लिख सकते हैं जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। वन ईयर इज इक्वल टू 365 डे की जगह मैंने 24 और लिख दिया, और की जगह 60 मिनट्स लिख दिया, मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया। अब फाइनली आपका जो आंसर है वो सेकंड में आ जाएगा। और जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में आपने इसकी वैल्यू लिखी थी सेम उसी तरह यहाँ भी आ जाएगी। फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी
या 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ सेकेंड। ये आपके पास 1 ईयर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं। यह हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम थोड़ा सा मजीद प्रोसीड करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में अभी हमने थोड़ी देर पहले आंसर निकाला 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ये पार्ट ए में हमने निकाला था। अब ये जानते हैं 1 नैनो सेकेंड किसके इक्वल होता है। नैनो जो है ये बेसिकली एक प्रीफिक्स है और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड। अब जरा गौर से देखें, यहां पर 1 नैनो सेकेंड तो 10⁻⁹ सेकेंड के इक्वल है। और अगर मैं 10⁻⁹ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। राइट हैंड साइड पे 1 सेकेंड रह गया। इसका मतलब है हम कह सकते हैं 1 सेकेंड की जगह हम 10⁻⁹ नैनो सेकेंड लिख सकते हैं। यही काम मैं ऊपर करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास 1 ईयर था 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। अब यहां सेकंड की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। ये सारा कुछ मैं सेपरेट कर देता हूं इस तरह से ताकि ये मिक्स ना हो जाए। ओके, अब जरा गौर करें, अगर मैं इनकी पावर्स को ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ और 7 जो पावर है ये ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा 16 नैनो सेकेंड्स। सो 1 ईयर जो है ये नैनो सेकेंड्स में भी हमारे पास आ गया। ये हमारा सेकेंड आंसर है। 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻16 नैनो सेकेंड्स। थर्ड आंसर निकालने के लिए हम पार्ट सी की एक हेडिंग लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1 ईयर फाइंड किया था पार्ट ए में 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ सेकेंड। अब यहां पर हमें 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ईयर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सारी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास राइट हैंड साइड पर 1 सेकेंड रह जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। ये इधर डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ यूनिट क्या चलेगा, ईयर। इस तरह से 1 सेकेंड इक्वल आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 और यूनिट क्या है, ईयर्स। तो ये आपके पास थर्ड आंसर आपका आ गया। यही 3 आंसर हमने फाइंड करने थे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो भी काफी सिंपल है। न्यूमेरिकल 3 में कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर। ये लेंथ की वैल्यू गिवन है और ये विड्थ यानी W की वैल्यू गिवन है। वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहां पर जो एरिया की फाइनल वैल्यू आएगी उसको हमने एक्यूरेट या मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में हमने लिखना है।
सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए या डेसिमल प्लेसेस को ध्यान में रखते हुए। वो कैसे, मैं अभी आपको बता दूंगा साथ ही। तो डेटा को साथ साथ मैं लिखता जाता हूँ, साथ साथ जो चीज़ मेंशन करने वाली होगी वो भी आपको बता दूंगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट 15.3 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल एल से जाहिर कर दिया, विड्थ को डब्ल्यू से जाहिर कर दिया। एरिया ऑफ प्लेट हमने फाइंड करना है, बड़ी ही आसानी से हम ये कर सकते हैं। सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू पुट की एल इंटू डब्ल्यू। अब यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज में यहां पुट कर देता हूं। लेंथ की जगह आ जाएगा 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ की जगह आ जाएगा 12.80 सेंटीमीटर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एरिया का आंसर आएगा वो आएगा 195.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन थी, इन दोनों वैल्यूज में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है या लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। हम जानते हैं कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आंसर को कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाता है। अब यहां पर आप गौर करें, लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 5 और 3, और विड्थ में 1, 2, 8 और 0 भी यहां पर सिग्निफिकेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और विड्थ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे 0 भी सिग्निफिकेंट है। आपने इसी चैप्टर के सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक में एक रूल पढ़ा था कि डेसिमल फ्रैक्शन में जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके राइट साइड पे जो जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस तरह से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, लेंथ में, और वो कितनी है, 3। तो हमने आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मिनिमम करनी है। तो इसके लिए मैं यहां पर थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देता हूं। मोस्ट appropriate आंसर या मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो हमने इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है। इसका मतलब है ये जो 4 है इसको ड्रॉप करना है हमने। 4 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे बच जाने वाले डिजिट में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि 4 5 से छोटा है। लेकिन जैसे ही आप 8 को ड्रॉप करेंगे तो पीछे बच जाने वाला 5 जो है ये बढ़ के 6 हो जाएगा और हमारे पास 1, 9 और 6 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाएंगी और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज A इज इक्वल टू 196 और यूनिट कौन सा चल रहा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, ये भी काफी सिंपल है। न्यूमेरिकल 4 में वो कह रहा है एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन kg अप टू द एप्रोप्रिएट प्रिसीजन या अप टू द एप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हम जानते हैं कि जब हम वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर है उसको कम से कम डेसिमल प्लेस पे लिखते हैं। यानी क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें जो मिनिमम प्लेसेस ऑफ डेसिमल है आपने आंसर को उस प्लेस ऑफ डेसिमल पे लिखना है। क्या मतलब है इसका, अभी मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले तो हम डेटा वगैरह मेंशन कर लेते हैं। डेटा में हमारे पास 4 मैसेज हैं जो सामने लिखे आपको नजर आ रहे हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना और एप्रोप्रिएट प्रिसीजन की फॉर्म में हमने लिखना है। बड़ा ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम टोटल मैथ्स को
ऐड करके लिखेंगे 19.398, ये हमारे पास सम आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस सम को एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखना है। हम जानते हैं कि जब नंबर्स को ऐड करें तो कम से कम डेसिमल प्लेसेस हमने रखनी होती हैं। आप गौर करें, यहाँ पर 11.8 इसकी डेसिमल के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन बाकी सब के इससे ज़्यादा है। 2.189 ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे लिखा हुआ है, 0.089 ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस पे है, 5.32 ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे है। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितनी है 11.8 की, और वो क्या है 1, यानी डेसिमल के बाद हमने एक डिजिट यहाँ पर मेंशन करना है आंसर में। तो यहाँ मैं ऐसा ही काम करने वाला हूँ, यहाँ सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, आंसर शुड बी at minimum places of decimal, which is 1 decimal place. और 1 डेसिमल प्लेस किसकी है 11.8 की। तो आंसर को मैं फिर किस तरह से राउंड ऑफ करूंगा, देखें 19.398 ये हमारा आंसर था। लेकिन जैसे ही हम 8 को ड्रॉप करेंगे 9 जो है ये बढ़ के 10 हो जाएगा और 3 ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। तो मैं फिर इसको किस तरह से लिखूंगा, इसको मैं 19.4 kg लिखूंगा। So this is the appropriate answer या appropriate precision। ये हमारा आंसर है 19.4 kg। उम्मीद करता हूं इसकी भी अच्छी समझ आ गई जी। तो नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल 1.5। इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम उसने बताई है 100 सेंटीमीटर। टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशंस, यानी सिंपल पेंडुलम की 20 वाइब्रेशंस का टाइम उसने मेजर किया है। साथ वो ये बता रहा है कि लेंथ मेजर की गई थी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर, यानी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू उसने बताई है। फिर साथ ही वो कह रहे हैं स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेकेंड था, यानी 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम उसने मेजर किया है उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 सेकेंड। अब ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी है और फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। डेटा में हमारे पास क्या कुछ है वो मैं स्टेप वाइज आपको यहाँ पर सामने लिख देता हूँ। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ की वैल्यू मीटर में 1 मीटर है, वैसे सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर है। इसके अलावा 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम है जिसे आप टोटल टाइम कहेंगे, इसे मैंने स्मॉल टी से जाहिर किया हुआ है, दैट इज़ 40.2 सेकेंड। और इसको हम यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करके। टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड किया तो हमारे पास 2.01 सेकेंड आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो उसने यहाँ पर बताई थी वो थी 1 मिलीमीटर। दिस इज 1 मिलीमीटर। इसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर बनेगा फिर इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ उसने बताई थी वो थी लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। अब ये स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी टोटल टाइम के लिए, यानी 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम था उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं ये जो ऊपर वाला टाइम था ये तो था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर 20 वाइब्रेशंस, लेकिन अगर मैं एक वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करूंगा। मेरे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये मेरे पास 0.005 सेकेंड
ये हमारे पास टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आगे चल के मैं इनको थोड़ा सा लेबल भी कर दूंगा, फिर आपके लिए इन बातों को समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, सिंपली हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए जो रिलेशन हमने यूज करना है वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन है, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/G। इन सारी चीजों को हमने साइड पे लिख लिया और अब मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखें, सबसे पहले येलो में मैं यहां पे कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूं। ये है लेंथ की वैल्यू, इसे हमने स्मॉल एल से जाहिर किया हुआ है। और लेंथ में जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो है ये, इसे आप डेल्टा एल से जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर लेंथ और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को इकट्ठा एक ही जगह पे लिखना हो तो हम इसके यूनिट सेम रखेंगे। ये डेल्टा एल सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब है जब इन दोनों को इकट्ठा लिखना होगा तो हम लेंथ को भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। इसके अलावा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आती है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये है आपके पास कैपिटल T, टाइम पीरियड की वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन अगर टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो वो ये है, इसे हम डेल्टा T से जाहिर कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। ओके, अब हमने क्या करना है, अब ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, ये वाला टाइम पीरियड का रिलेशन, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके हमने फाइनल फॉर्मूला बनाना है जी के लिए। बड़ा ही सिंपल है, आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एल और जी की जो रेशियो है, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और ये खत्म हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं और टी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देता हूं। 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसा, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इस रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमने इसे यूज करना है, तो इसलिए इसे मैं बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए ये याद रखना आसान हो जाए। ओके जी, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसी रिलेशन में वैल्यूज पुट कर दें, यानी पाई की जगह पुट करेंगे 3.14, इसका स्क्वायर है पाई का स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू आप पुट करें, देखिए जब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में पुट करेंगे ताकि जी का आंसर भी ऐसा यूनिट्स में आ जाए, ठीक है। तो आप लेंथ की जगह 1 मीटर पुट करेंगे। टाइम पीरियड की जगह आप पुट करेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी, 2.01 सेकेंड। याद देखें, जिसको मैंने येलो कैपिटल टी से यहां पे शो किया हुआ है, 2.01, इस सारे का यहां पे स्क्वायर है। इस सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जी का आंसर आएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास जी का आंसर आ गया। मैं ऐसा करता हूं, इसको येलो कलर में कोई नाम दे देता हूं, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लेंथ की मेजरमेंट को एक दफा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी मेजरमेंट को लिखना हो तो उसको लिखने का क्या तरीका है, मेजरमेंट प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इस शक्ल में लिखते हैं। मेजरमेंट को मैंने एल से जाहिर किया और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ को डेल्टा एल से जाहिर किया हुआ है। तो इसको आप कैसे मेंशन करेंगे, इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, एल की जगह आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सेम यूनिट्स में लिखना ज़्यादा ईजी है टू अंडरस्टैंड,
आगे चल के जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो यहां मैं लेंथ को 100 सेंटीमीटर की फॉर्म में ही लिख देता हूं, प्लस माइनस डेल्टा एल यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर। अब ये यहां लिखने का मकसद क्या था, मैं असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं, सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो हमें पता है, मैं यहां पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं लेंथ की मेजरमेंट में, ठीक है। तो उसको मैं यहां बिल्कुल इसके सामने येलो कलर में फाइंड कर देता हूं ताकि चीजों को रिलेट करना काफी आसान हो जाए। तो देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर लिखें, यानी डेल्टा एल को ऊपर लिखें। अब डेल्टा एल की वैल्यू यहां पे क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, और टोटल मेजरमेंट यानी 100 सेंटीमीटर को मैंने नीचे लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से और साथ परसेंटेज का साइन लगा दें। ये आपके पास जो आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, ये आएगा 0.1%। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ आ गया। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि फ्यूचर में जब हम इसको यूज करें तो हमें मुश्किल ना हो। अब मैं तीसरे नंबर पे टाइम पीरियड के लिए यही कुछ करने वाला हूं। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। टाइम पीरियड की मेजरमेंट को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू, टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी 2.01 सेकेंड, प्लस माइनस यहां पर हम इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे, वो क्या आई थी, 0.005 सेकेंड। अब टाइम पीरियड की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने बिल्कुल उसी तरह फाइंड करनी है जैसे हमने लेंथ के लिए की थी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब उसके लिए भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड यानी 0.005 को ऊपर लिखेंगे, यूनिट सेकंड है, और 2.01 टोटल मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड को नीचे लिखेंगे, इसका यूनिट भी सेकंड है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25%, 0.25%। अब मैं इसको भी बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आगे चल के जब हम इसको यूज करें तो हमें मुश्किल ना हो। अब देखिए हमारे पास लेंथ में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, हमारे पास टाइम पीरियड की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब जरा गौर से देखें, ये फॉर्मूला देखें सामने जो आपको नजर आ रहा है, जी का फॉर्मूला, ये देखें। इस फॉर्मूला में 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है 4 पाई स्क्वायर में तो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। अब असल में मैं जी में अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूं। हमने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमने असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर दो मेजरमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली जा सकती है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पावर हो तो पावर निकालने के लिए पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर t की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो t स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, और उसमें l की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड कर देंगे
तो जो आंसर आएगा वो जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। यही काम मैं यहाँ करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये टॉपिक आप इतना केयरफुली नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। जी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ तो हमने फाइंड की थी अभी ऊपर 0.1%, और टाइम पीरियड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की थी वो 0.25% थी। जब आप 0.25 का डबल करेंगे तो वो 0.5 बनेगा, 0.5 को 0.1 में ऐड करेंगे तो आपके पास 0.6% बन जाएगा। अब ये जो 0.6% है ये किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है? ये जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब अगर मैं जी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे जी की टोटल मेजरमेंट चाहिए और मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। अब जी की टोटल मेजरमेंट हम निकाल चुके हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 में। अब यही काम मैं करने वाला हूं। अब मैं जी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जी। अब जारी बात है ये किसकी इक्वल होगी? टोटल मेजरमेंट ऑफ जी। जी की टोटल मेजरमेंट क्या है? 1, इक्वेशन नंबर 1 में आपको नजर आ रही है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका हमने कितने परसेंट निकालना है? इसका हमने निकालना है 0.6%। तो जितने परसेंट निकालना होता है ना उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते तो ये एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर 9.76 का 0.6% निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 9.76 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके पास जी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू आपके पास आएगी 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जारी बात है जी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है, तो उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो भी हमने उसी वैल्यू से निकाली है, तो उसका भी सेम यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में आपको असल में डेल्टा जी की वैल्यू पता चली है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ जी, और इक्वेशन नंबर 1 में आपको जी की वैल्यू पता चली थी। अब हम फाइनली अपना फाइनल आंसर लिखने की पोजीशन में आ गए हैं। तो फाइनल आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? जी प्लस माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में है वो कितनी थी? 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस माइनस डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की 0.06, यहां पे 0.06 लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम फाइनली बॉक्स में लिख देते हैं और इस बॉक्स का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ये आपका फुल फाइनल आंसर है जिसमें जी की वैल्यू 9.76 और फाइनल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जी में वो है 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ इस न्यूमेरिकल की थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसकी आपको समझ आ गई होगी।